सिक्स क्लास में जब आप पढ़ रहे थे तो सिक्स क्लास का सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा था, नहीं, या थोड़ा बहुत आ रहा था, या तो कुछ नहीं आ रहे थे, करेक्ट ना। जब आप सेवेंथ क्लास में गए तो सेवेंथ क्लास का सब्जेक्ट भी थोड़ा सा टफ था आप लोगों के लिए। फिर वापस से जब सिक्स क्लास की बुक देखे तो वो बुक अपने आप आसान हो गई, बिना पढ़े आसान हो गई। नहीं होती ऐसी बात, समझे ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या कि आज जो मुश्किल दिख रहा, आज जो चैप्टर मुश्किल दिख रहा, अगर हम आगे पढ़ते गए ना, जब वापस देखेंगे तो वही आसान होता हमको, ठीक है। वेक्टर एंड स्केलर, फिजिकल क्वांटिटी, मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि हम फिजिकल क्वांटिटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, करेक्ट। तो अभी तक हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, जिसमें दो क्वांटिटीज हमको मिले, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इनसे रिलेटेड दो और क्वांटिटीज हमको मिले। जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से रिलेट करेंगे तो दो और क्वांटिटीज मिलेंगे, वेलोसिटी एंड स्पीड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही क्वांटिटी है, बोल सकते हैं हम। एक्सेप्शन है इसमें बातों में मेरे। हम एक क्वांटिटी कब बोलेंगे? जब हम उसके फिजिकल बिहेवियर को स्टडी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फिजिकली क्या है? वो लेंथ है। फिजिकली क्या है? लेंथ, करेक्ट ना। लेकिन प्रैक्टिकली वो एक नहीं है, प्रैक्टिकली वो क्या है? अलग अलग है। तो उनको अलग कौन करता? फिजिकली तो एक ही है ना, वो दोनों के दोनों क्या है? लेंथ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये दोनों एक चीज है, ये भी दोनों एक ही। फिजिकली ये दोनों क्या है? एक ही क्वांटिटी है, ठीक है। एक ही टाइप की क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन ये फिर भी ये दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली इन दोनों को स्टडी करते हैं तो डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। डिस्टेंस का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ओनली। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक वो डिस्टेंस ले रहे हैं, क्लियर। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, वो डिस्टेंस ए टू बी भी हो सकता है और बी टू ए भी हो सकता है, डिस्टेंस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस, displacement is the distance when an object displaced from a point to another point. The displacement is the distance between or distance from the initial and final position. तो इसके डेफिनेशन में भी जो है ना, पॉइंट क्या हो रहा? पॉइंट क्या हो रहा? कंसीडर हो रहा। डिस्टेंस वाले डेफिनेशन में हमने पॉइंट नहीं करा, हमने क्या करा? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन A and B. Displacement is the distance from A to B. Distance from A to B. Distance between A and B का मतलब क्या है? B और A या A और B के बीच में डिस्टेंस क्या है? Displacement is what? The displacement is the distance from A to B. The distance from A to B. तो मैंने A to B का डिस्टेंस बोला, B to A का डिस्टेंस नहीं बोला मैंने, करेक्ट? करेक्ट ना। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? अलग चीज है। इसमें हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते, करेक्ट। इसमें नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होता इसमें। इसमें डायरेक्शन कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो क्या सिर्फ दो ही क्वांटिटीज ऐसे हैं? नहीं, बहुत है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी भी ये हमारा डायरेक्शन के साथ है, और ये विदाउट डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के साथ है। और भी क्वांटिटीज हैं, फोर्स के बाद क्या लेंगे हम? इंपल्स। इंपल्स क्या रहता है? वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इसमें नहीं लेंगे,
हम क्या लेंगे? वेट। वेट और फोर्स में कितना फर्क है? वेट और फोर्स में कितना फर्क है? उतना ही फर्क है जितना कैपिटल ए और स्मॉल ए में है, करेक्ट ना? कैपिटल ए और स्मॉल ए में कितना फर्क है? कुछ नहीं, बस उससे लिखने का स्टाइल अलग है। बातें तो दोनों एक ही करते हैं, वो भी ए है ये भी है, बस वही बात ये भी है। फोर्स और वेट में कितना फर्क है? बस इसके बात बोलने का तरीका अलग है। फोर्स का मतलब वेट, वेट का मतलब फोर्स, लेकिन वेट में डायरेक्शन नहीं होता और फोर्स में डायरेक्शन होता, करेक्ट? सेम ऐसी कुछ और क्वांटिटीज जैसे वर्क और यहां पे क्या? टॉर्क, ठीक है? ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, बहुत सारे क्या, हर एक क्वांटिटी को हम डायरेक्शन एंड विदाउट डायरेक्शन में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हमने अब तक पढ़े या अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो सब क्वांटिटीज दो टाइप में या दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे या दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे। एक कैटेगरी को हम बोलेंगे स्केलर और दूसरी कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर। समझ में आ रही बात? एक कैटेगरी को स्केलर और दूसरी कैटेगरी को वेक्टर बोलेंगे। समझ में आ रही बात? कोई डाउट नहीं? तो quantities are divided in two categories. The physical quantities are divided in two categories, scalar and vector. Scalar quantities are those quantities. Scalar quantities are those quantities which are having only magnitude, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता? मैग्नीट्यूड होता, डायरेक्शन नहीं होता। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होते? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटीज आर हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड, ठीक है? पता नहीं बोल दिया मैं, अब दोबारा बोलूंगा अलग हो जाता। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो अब हमको स्टडी करना है क्या? फिजिकल क्वांटिटी के दोनों कैटेगरी को स्टडी करना है। किसको किसको? वेक्टर एंड स्केलर। ये क्या हुआ? एक और स्पंज कहीं रखा हुआ है ना ऐसा? चला लेके, इसमें ज्यादा मैं लगा दिया शायद। इसे भी बिना ये लगाए भी तो साफ हो रहा नहीं, मार्कर शायद वो खराब हो गए थे इसलिए नहीं हो रहा था। इतना अच्छा फिजिक्स पढ़ने के बाद आप लोगों को फिजिक्स से डरने की चीजें जरूरत है। अब अलग बात है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, वो कभी कभी करना पड़ता है मजबूरी में, क्या करूँ, दूसरे तो कोई करते नहीं, ठीक है? तो इतना अच्छा फिजिक्स एक्सप्लेन करने के बाद भी, क्वांटिटी एक्सप्लेन करने के बाद भी फिजिक्स से कोई डरता? मैं जब भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, मैंने आज तक कोई ऐसा फिजिक्स में टॉपिक पढ़ाया जो आप लोगों को ऐसा दिखाई कि बहुत टफ है? सब आसान रहता ना जो मैं पढ़ाता हूँ, तो डरने की क्या बात है? क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, है ना? तो फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो किसका प्रॉब्लम है? आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको इंग्लिश का लैंग्वेज नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या बोल रहा है। नहीं, मैथ्स तो थोड़ा बहुत हम कैलकुलेशन देख सकते हैं, अब जब बातें ही नहीं समझ में आई है तो फिर मैथ्स कहाँ यूज करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है ना। वेक्टर एंड स्केलर। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे कि क्या? मास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड। तो मान लीजिए कि स्पीड ए एंड बी है। ए का मास कितना है? 4 kg। बी का मास कितना है? 2 kg। टोटल मास कितना हुआ?
6 kg। कैसे? नॉर्मल अलजेब्रा, नॉर्मल अलजेब्रा। स्केलर क्वांटिटीज को हम जब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हम क्या रूल यूज करते हैं? नॉर्मल अलजेब्रा रूल यूज करते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा रूल। ठीक है, तो इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए कौन सा रूल यूज होता है? अलजेब्रिक रूल। ठीक है, और अलजेब्रिक रूल कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसी को अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्केलर में, क्योंकि हम ऑलरेडी ये करते आ रहे हैं। स्केलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये अलजेब्रा रूल अगर हम वेक्टर में भी लगाते हैं तो भी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि उसमें लगा सकते हैं क्या। ठीक है, अगर हम वेक्टर को देखें तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना? 5 मीटर। फिर यहां से रिटर्न आ गया, कितना डिस्टेंस चला? 3 मीटर। कितना चला? 3 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 8 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 8 मीटर्स। क्या सही है? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता शॉर्टेस्ट नहीं, द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये डिस्टेंस तो 2 है, ये डिस्टेंस तो 2 है, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट d1 कितना है? 5। d2 कितना है? 3। हमने दोनों को ऐड करा, कितना होना चाहिए? 8 मीटर होना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर वैसा नहीं है। प्रैक्टिकली हमारा आंसर क्या है? 3 मीटर, 2 मीटर। तो फिर हमने गलत क्या किया? नहीं, हमने एडिशन करके गलती नहीं की। नहीं, हमने इसमें नॉर्मल अलजेब्रा लगाया और हमने पहले देखा ही नहीं कि सही में इसमें नॉर्मल अलजेब्रा लगता कि नहीं लगता। हमने बिना सोचे समझे लगा दिया, नहीं? करेक्ट। सिमिलरली एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। 4 मीटर इधर गए, 3 मीटर इधर आए। करेक्ट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट d1 है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? d2। 3। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 7, क्योंकि हम स्केलर में वही तो कर रहे थे। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? स्केलर अलजेब्रा में क्या होता है? d1 प्लस d2, 7। ये है 7? नहीं है। ये कितना है? ये हमारा a, b और c, a से c तक है। अब a से c हमको नहीं मालूम, a से c हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको एक चीज मालूम है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो फाई आता। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 5। डिस्प्लेसमेंट कितना? 5। अब कोई किसी को मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो ये क्या बेवकूफाना हरकत है? नहीं, हमने ट्रैवल किया 4 मीटर और 3 मीटर, 5 तो हमने कभी ट्रैवल ही नहीं किया। करेक्ट ना? माइनस भी करे तो नहीं आता। यहाँ पे तो चलिए हमारी गलती हो रही थी, हम प्लस कर रहे थे। आप बोलेंगे कि इसमें माइनस कर देंगे तो 2 आ जाता, चलिए माइनस कर दिए। तो क्या हर जगह माइनस? इसमें माइनस कर दीजिए। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। एक्चुअल तो डिस्टेंस 5 है, हमने कैलकुलेट करा अलजेब्रा से, लेकिन दूसरे तरीके से कैलकुलेट करा। तो एक्चुअल तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 है, लेकिन कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन से ये 5 नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी हम इसमें अलजेब्रा लगा रहे हैं वो अलजेब्रा इस पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अलजेब्रा में क्या ऑपरेशन है? अलजेब्रिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वो कोई भी ऑपरेशन इसमें अप्लाई नहीं हो रहे। ठीक है, समझ में आ रही बात? समझ में आ रही ना? क्लियर? कोई डाउट? हाँ, तो जब इसमें अप्लाई नहीं हो रहे, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इनका अलजेब्रा अलग होता, इनका अलजेब्रा अलग होता। इनका जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या रहता? अलग रहता। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। करेक्ट। तो ये तो समझ में आ गया कि ये जो भी वेक्टर क्वांटिटी है ये अलग टाइप की क्वांटिटी है जिसको हम नॉर्मल अलजेब्रा से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम अब इसके लिए क्या बनाएंगे? एडिशन के नए रूल बनाएंगे कि वेक्टर को हम ऐड कैसे करेंगे।
या वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कैसा करेंगे, या वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। करेक्ट, समझ आ रही बात। अब इसके रूल बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ता कि वेक्टर है क्या। करेक्ट ना, अगर वो हम समझ गए तो प्रॉब्लम सॉल्व, अगर वो समझ गए तो हम एडिशन के रूल बना लेंगे। क्लियर ना, समझ में आ रही बात। चलिए अब हम इसको इरेज करके, ये तो प्रॉब्लम था हमारा, सॉल्व करेंगे इसको। देखिए वेक्टर का डेफिनेशन फिर से क्या है? हाँ, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हमारे कैसे हो सकते हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कुछ भी हो सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, या साउथ के एक्सेस पे 45 डिग्री पे, या साउथ के एक्सेस पे 30 डिग्री पे जा रहा। डायरेक्शन का मतलब यही होता है ना हमारे जीपीएस सिस्टम में। जीपीएस सिस्टम में जो अर्थ का हमारा जीपीएस सिस्टम है वो एंगल्स को ही तो मेजर करता है ना डायरेक्शन के लिए। हॉरिजॉन्टल सरफेस से एंगल को बताता, एंगल से हम चले जाएंगे एग्जैक्ट डायरेक्शन पे पहुंच जाते। तो इसके भी डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे? एंगल्स यूज करेंगे, या किसी एक एक्सिस के अकॉर्डिंग जाएंगे हम। हमको यूज क्या करना है? एंगल ही यूज करना है। यूज क्या करना है? एंगल ही यूज करना है, ठीक है। या तो डायरेक्शन में कुछ हम करेंगे। चलिए तो सबसे पहले अब इसको इंट्रोडक्शन देना है हमको, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको ये बताएंगे कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, या हम इसको लिखेंगे कैसा, क्योंकि नई चीज है ना, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? नोटेशन, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर रिप्रेजेंट बाय एन एरो, ठीक है। वेक्टर को हम कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? ये, ठीक है, करेक्ट। एरो से क्यों, लाइन से क्यों नहीं? लाइन से हम स्केलर क्वांटिटी को बता सकते हैं। जैसे हम बोल रहे थे ना यहाँ पे, ये 4 और ये 3, ये हमने लाइन बनाया। इसमें क्या मालूम है कि एक ऑब्जेक्ट किधर से किधर गया? कुछ मालूम नहीं है। मालूम कब होता? जब हम इसको डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन के लिए हमको बताना पड़ता है ये डायरेक्शन में इधर एरो लगा के, अब ये नीचे आया ये इधर एरो लगा के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे अब? लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा? रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड हेड ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा? रिप्रेजेंट डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? लेंथ, एरो का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। डायरेक्शन क्या, हेड क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उसका डायरेक्शन किधर है। आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसको वेक्टर समझ में आ गया ना अच्छे से, ठीक है, उसके लिए पूरी फिजिक्स आसान है, पूरी फिजिक्स कंप्लीट। अब आप बोलेंगे ये तो मैं हर टॉपिक के लिए बोलता हूँ, मोशन प्लेन के लिए भी मैंने ये, स्ट्रेट लाइन के लिए भी यही बोला था। फिजिक्स का प्रॉब्लम ही यही, ठीक है ना। उसके हर टॉपिक अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट ही है, हर एक टॉपिक नहीं, लेकिन ये बेसिक टॉपिक है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि वेक्टर आपको हर चैप्टर में आपको यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि आप पूरे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं, और फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, स्केलर या तो वेक्टर। तो जाहिर सी बात है जब जब आपको वेक्टर क्वांटिटी आएंगे तब तब उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या यूज करेंगे आप? वेक्टर वाला यूज करेंगे लॉ। नॉर्मल स्केलर का लॉ यूज ही नहीं कर सकते आप, करेक्ट ना। हमेशा आप क्या यूज करेंगे? वेक्टर लॉ। तो अब इसके लॉस पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि वेक्टर के टाइप्स कैसे होते हैं, ये होते क्या क्या है, ठीक है। एक एक जरा बोलते जाइए बुक से टाइप। लाइक वेक्टर, टाइप्स ऑफ
वेक्टर। फर्स्ट लाइक या इक्वल, लाइक और इक्वल। हाँ लाइक और इक्वल, करेक्ट। लाइक और इक्वल वेक्टर में दोनों अप्रोक्सीमेटली एक सेम जैसे हैं। दोनों का डेफिनेशन क्या है? सेम। दोनों में क्या है? दोनों में डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्शन सेम होना चाहिए। किसके? वेक्टर्स के। डायरेक्शन शुड बी सेम। या तो मैं ऐसे लिखता हूं, वेक्टर्स having same direction, vectors having same direction called like or same direction are called like vectors, are called like vectors, correct, correct. And same direction with equal magnitude, equal magnitude, इसको हम क्या बोल देंगे? इक्वल वेक्टर। तो लाइक वेक्टर का एक छोटा सा पार्ट है इक्वल वेक्टर, ठीक है। जिन दो वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम रहेंगे उन सारे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर्स, ठीक है। मान लीजिए ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तीन वेक्टर है, ठीक है, ए बी और सी, करेक्ट। तीन वेक्टर है यहां पे, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी वेक्टर्स है, पता नहीं। हम अभी तक तो नॉर्मल वेक्टर ए बी सी तो हम ऐसे लिखते आ रहे हैं। कैसा मालूम किए वेक्टर से? एरो तो हमने यहां लगाया है, वहां पे कैसा मालूम चलता? हाँ, कभी कभी नहीं मालूम चलता, नहीं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, ऊपर इसके एरो लगा देंगे, क्योंकि एरो का मतलब ही क्या होता? वेक्टर। तो अब ये वेक्टर बन गए। अब अगर मैंने एक और यहां पे लिखा डी, तो डी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एरो नहीं लगा हुआ। क्लियर? तो वेक्टर के ऊपर एरो लगाना जरूरी है, मस्ट है। अगर वेक्टर के ऊपर एरो नहीं लगाएंगे तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं शो होती, दिखती नहीं। अब ए बी सी ये तीनों की तीनों लाइक वेक्टर्स है, क्योंकि तीनों का डायरेक्शन सेम है। ए और सी इक्वल वेक्टर्स है। क्यों? क्योंकि इन तीनों दोनों का डायरेक्शन के साथ इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स, करेक्ट। इनके साथ ही आता है एक जिनको हम बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं? निगेटिव वेक्टर और अपोजिट, और अपोजिट। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। वैसे वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड जिनका इक्वल रहता और डायरेक्शन क्या रहता? अपोजिट रहता। जैसे मान लो कि एक वेक्टर यहाँ पे ए है, अगर इसी वेक्टर को मैंने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, ठीक है, ये क्या हो गया? वेक्टर बी, वेक्टर बी। तो हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ए इज व्हाट? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम अपोजिट डायरेक्शन हम वर्ड्स लिखेंगे नहीं, माइनस प्लस हमारे पास साइन है, माइनस प्लस साइन है। एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस है, इसका मतलब दोनों अपोजिट है, ठीक है ना। प्लस 4 और माइनस 4 क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आते हैं। जैसे कि प्लस 4, मान लीजिए कि हमने नंबर सिस्टम लगाया यहाँ पे, 4th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, 0 1 2 3 4, तो ये हमारा 4 है। माइनस 4 किधर है? ये हमारा -4 है, दोनों अपोजिट में। तो हम क्या बोलेंगे? ए वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, करेक्ट। या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए,
तो हम इस वेक्टर को माइनस वेक्टर ए भी लिख सकते हैं और हम इस वेक्टर को माइनस वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सारे जो मैं लिख रहा हूं ना, ये आपको पूरे फिजिक्स में काम में आते हैं। समझ में आ रहा सुमित? नेक्स्ट क्या है? अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स का मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं रहता, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अनलाइक वेक्टर्स। नेक्स्ट नल वेक्टर्स, वो इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर में बोलिए। लाइक वेक्टर्स के बाद क्या है? हो गया, हो गया। नेगेटिव वेक्टर्स हो गया, यूनिट वेक्टर्स पे आएंगे। यूनिट वेक्टर क्यों? क्योंकि हम इस वेक्टर के क्वांटिटीज को ही हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको? कि इसका अलग स्पेशल कैटेगरी है। ये क्या है? अलग स्पेशल कैटेगरी का वेक्टर है ये। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या? वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या रहता? 1। वेक्टर्स विथ 1 in magnitude, 1 in magnitude, ठीक है। वैसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कितना रहता? सिर्फ 1, करेक्ट। जैसे मान लीजिए कि ये है वेक्टर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 1। ये हमारा वेक्टर ए है, करेक्ट। किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए कि मैंने यहां पे बना दिया ऊपर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, करेक्ट। तो वेक्टर ए को क्या बोलेंगे? वेक्टर ए इज व्हाट? वेक्टर ए इज 1 मीटर। अगर ये डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? 1 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट ना? 1 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अगर इसमें एंगल आ जाए तो बोलना मुश्किल। 45 डिग्री पे रहे तो हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। अगर दूसरे एंगल पे रहे तो हमको एंगल बार बार बोलना पड़ता नहीं, करेक्ट। तो ये भी एक तरीके का एंगल, मतलब ये नोटेशन है ना हमारा। जैसे हम 1 मीटर को हम x लिख सकते हैं, वेरिएबल में लिख सकते हैं ना। 1 मीटर को x नहीं लिख सकते, x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हमको ये मालूम है कि इसका डिस्टेंस कितना है x, तो हम क्या लिखेंगे? वेक्टर a इज इक्वल टू x मीटर इन टुवर्ड्स वेस्ट। तो हमने वेक्टर a को कैसे लिखा? डिस्टेंस विद द डायरेक्शन। यही तो होता वेक्टर। तो हम बार बार ये लंबा लंबा लिखते जाएंगे नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम डायरेक्शन के लिए यूनिट बनाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड के लिए तो ऑलरेडी यूनिट है। मैग्नीट्यूड के लिए ऑलरेडी यूनिट है। ये जो भी क्वांटिटी होगी उसका यूनिट उसके साथ रहता। लेंथ है तो मीटर रहता, किलोमीटर रहता। अगर फोर्स है तो न्यूटन रहता, ठीक है, या अर्ज रहता। अर्ज भी रहता। अर्ज किसकी यूनिट है? एनर्जी की, ठीक है। फोर्स की दूसरी यूनिट क्या है? न्यूटन के अलावा डाइन। कौन सी यूनिट है? डाइन। सीजे सिस्टम की यूनिट है न्यूटन की, डाइन, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो हम इसके लिए तो हमको मैग्नीट्यूड के लिए यूनिट की जरूरत नहीं है। हमको यूनिट किसके लिए चाहिए? डायरेक्शन के लिए चाहिए, जो सिर्फ बताए कि ये डायरेक्शन है इसमें। तो हम ये बार बार हम ये लिखने के बजाय हम क्या लिख देंगे कि वेक्टर ए इज व्हाट? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इन मैग्नीट्यूड। यही है ना? या तो मैं डिस्टेंस वेक्टर लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट का। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज व्हाट?
D in magnitude and what? With the direction. With the direction. ये मैंने क्यों लगाया कैप? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है? एरो. एरो में डायरेक्शन कौन बताता? हेड बताता. यही तो हेड है. तो हेड को मैंने निकाल के इस पे कैप लगा दिया. तो ये हो गया ना कि ये डायरेक्शन बता रहा है. ये क्या बता रहा? डायरेक्शन बता रहा. करेक्ट. और इसी डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसी डायरेक्शन के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई हो गया तो हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर. इसी डायरेक्शन के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई हो गया तो यूनिट वेक्टर. या इस डी कैप को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर. क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर. और यूनिट वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड इसका कितना होता? 1 हमेशा. मीटर का मैग्नीट्यूड, मीटर का मतलब कितना? 1 मीटर. किलोग्राम का मतलब कितना? 1 kg. तो डायरेक्शन का मतलब कितना मैग्नीट्यूड? 1. अगर वो मीटर है तो 1 मीटर, फोर्स है तो 1 न्यूटन. जो भी है, जो रहेगा उतना न्यूटन होगा, उतना जो भी उस क्वांटिटी का यूनिट रहता. करेक्ट. समझ में आ रही बात? तो हम वेक्टर ए इज इक्वल टू ए डॉट या ए इंटू ए कैप लिख सकते हैं ना. यही है ना. वेक्टर ए इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इंटू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. करेक्ट. सिर्फ हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे? हमको अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे? वेक्टर ए में से हम ए को हटा देंगे, सिर्फ क्या बचता? डायरेक्शन. इसमें मैग्नीट्यूड भी है ना. हमने अगर मैग्नीट्यूड वेक्टर में से मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया तो बचेगा क्या? 1 डायरेक्शन, 1 यूनिट विद द डायरेक्शन. करेक्ट. तो ये तो है ना यूनिट वेक्टर. कोई डाउट? आसान है. करेक्ट. अगर ए बताना हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम वेक्टर ए में से क्या निकाल देंगे? यूनिट वेक्टर निकाल देंगे. करेक्ट. अब अगर सिर्फ ए लिखना हो तो हम वेक्टर ए में मॉडुलस लगा देंगे. क्यों? क्योंकि साइन हट जाता. साइन का मतलब डायरेक्शन हट जाते पूरे. तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज द मैग्नीट्यूड ओनली. द मैग्नीट्यूड ओनली. तो स्टैंडर्ड में लिखना है तो लिख देता हूं. ये अगर हमारा वेक्टर क्वांटिटी और हमने इसको मॉडुलस लगा दिया तो ये क्या बन जाता? स्केलर बन जाता. सिर्फ मैग्नीट्यूड बचता उसका. करेक्ट. अब सिमिलरली वेक्टर ए इज व्हाट? यूनिट वेक्टर ऑफ मॉडुलस ए इज व्हाट? ऑप्शन 0 1. ठीक है. ए नन ऑफ दिस. क्यों? हाँ. क्वेश्चन ये है कि मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये 4 है. कौन कौन से? 0 1 ए एंड नन ऑफ दिस. तो ऑप्शन क्या है? ए बी सी डी में ये वाला 0. क्यों? मॉडुलस लगा दिए तो डायरेक्शन हट जाता. क्या बचता? सिर्फ मैग्नीट्यूड बचता. और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता? 1. तो ऑप्शन क्या है इसमें से? बी. इजी है ना. ठीक है. देखिए क्या करना है? कौन सा टाइप है नेक्स्ट? हाँ. तो ऑर्थोगोनल नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स वेक्टर. क्या बोलेंगे हम? या तो हम और क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेट ही बोलते हैं. कोऑर्डिनेट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर्स. कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स. हमारे नेचर में कोऑर्डिनेट्स होते कौन से? एक्स वाई एंड जेड. -x +x y -y z -z.
z और x के बीच में एंगल कितना है नेहा? अर्शिन, z और x के बीच में एंगल कितना? हाँ कितना? 90। कितना है? x या z और y के बीच एंगल कितना है? कितना है नेहा? कैसा? ये 3D है ना, और 3D है तो ये z एक्सेस ऐसा है ना, 45 कैसा होता अभी? ये ना z एक्सेस बाहर की तरफ, तो एंगल तीनों का एंगल क्या है एक दूसरे से? 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन एक्स जेड वाई जेड एंड एक्स वाई इज 90 डिग्री ऑलवेज। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। अब फिगर पे मत जाइए, फिगर पे मत जाइए क्योंकि z एक्सिस यहाँ पे नहीं है, z एक्सिस कहाँ है? ये यहाँ बाहर की तरफ है। अब बाहर की तरफ तो मैं लकीर नहीं खींच सकता, लाइन नहीं बना सकता ना, मैं बनाना तो बोर्ड पे ही पड़ता। ठीक है, अब 3D डायमेंशन में हमारा नेचर है, हमारा नेचर किसमें? 3D डायमेंशन में। तो कोई भी मैग्नीट्यूड किस डायमेंशन में वर्क करेगा? या तो 1 डायमेंशन, या तो 2 डायमेंशन, या तो 3 डायमेंशन। ये 3 डायमेंशन हमारे पास है, 4th डायमेंशन तो कुछ है नहीं फिलहाल नहीं है। बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोल देते, 5, 6, 7 डायमेंशन। थिएटर वाले 4D भी मूवी चलाते, 3D मूवी आती ना, 3 डायमेंशन की मूवी दिखती, अच्छी दिखती हो, 4D मूवी भी चलती, उसमें वो लोग करते कुछ नहीं, बस वो चेयर को जो है कुछ लगा देती है। अगर वहाँ मूवी में बारिश हो रही ना तो वो भी ऊपर से पानी गिराने लगती है। और अगर कुछ मूवी में कुछ ऐसा कुछ सीन है ना हिलने उलने का, तो चेयर को ऐसा हिलाने लगते वो। उसके पैसे लेते, वो 4D होता, उसको 4D बोलते हैं। वो खाली वो बेवकूफ बनाने का काम है उनका। 4 डायमेंशन नहीं होता नेचर में, सिर्फ 3 डायमेंशन ही होते। बाकी के अलग अलग डायमेंशन वो अलग चीजें हैं, वो ये नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 3 ही डायमेंशन है। ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी रहती जो हमको नहीं जाननी चाहिए, ठीक है ना, और फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं जाननी चाहिए। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये हमारा ओरिजिन है, और एक ऑब्जेक्ट कहां पे है? ये वाले लोकेशन पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y, z। x, y, हो सकते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? वेक्टर है, यही है ना वेक्टर, यही है ना हमारा वेक्टर, करेक्ट। तो x एक्सिस पे कितना है ये? x, या तो मैं लिख देता हूं a। x एक्सिस पे कितना है? a। y एक्सिस पे कितना है? b। z एक्सिस पे कितना है? c। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि ये r कितना है, मान लीजिए कि हमारा रिजल्टेंट है वेक्टर r, ये हमारा वेक्टर है, ये r है कितना, तो हम क्या लिखेंगे? वेक्टर r इज व्हाट? a इन x डायरेक्शन प्लस b इन y डायरेक्शन प्लस c इन z डायरेक्शन। हम ये बार बार लिखेंगे? कई को लिखेंगे, हम नंबर डाल देते हैं ना कुछ, एक्स वाई जेड बनाते ना अपन, तो इसके लिए अब एक्स वाई जेड बहुत यूज करते हैं, हम नहीं यूज करेंगे, वेक्टर है स्पेशल करेंगे, आई जे के कर लेंगे। ठीक है, आई कैप, आई कैप डायरेक्शन हो गया। आई का मतलब क्या? द डायरेक्शन इन एक्स, द डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, प्लस बी जे, जे क्या है? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के लिए कैप लगाना पड़ता, कैप हमने लगा दिया। सी के कैप, के किस डायरेक्शन का है? जेड डायरेक्शन का। सिंपल, कोई डाउट नहीं? क्लियर? क्लियर ना? अब इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए? वेक्टर आर चाहिए, आर इज इक्वल टू, या वेक्टर आर का मॉडुलस, या आर इज इक्वल टू। कैसे निकालेंगे हम?
बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। फिलहाल जेड को छोड़ देते हैं, फिलहाल जेड को छोड़ देंगे हम। जेड कहाँ पे है, यहाँ पे, ये वाला एक्सिस पे, करेक्ट। तो अब देखिए यहां से यहां तक हमारा क्या है, ए है, और ये क्या है हमारा, बी, करेक्ट, करेक्ट ना। ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है, यही है ना कोऑर्डिनेट्स हमारे, क्या, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी ना। ये हमारा रिजल्टेंट है, इसको, इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ डिस्टेंस चाहिए अपने को, और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको नहीं लगता पाइथागोरस से अप्लाई करेंगे तो आ जाता? बिल्कुल आ जाता। r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कहाँ है, ये डायरेक्शन में, z कहाँ है, इसके 90 डिग्री पे। तो अब मैं बना सकता हूं, ये हमारा r, ठीक है, r x और y का ना, r किसका, x और y का, बस ये किसका है, x और y का, टोटल नहीं है। फिर हमारा z एक्सिस 90 डिग्री पे मैं यहाँ पे ऐसा बना देता हूँ, ये हमारा z एक्सिस, ये हमारा rx हो गया, और ये क्या हो गया, c, करेक्ट। ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारे कौन से, कौन से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, यही है ना, ठीक है, कॉमा सी, यही है ना इसके कोऑर्डिनेट। क्योंकि ए, ये तो हमने निकाल लिया था ना एक्स और वाई को। अब ये हमको चाहिए, ये हमारा फाइनल डिस्टेंस है, यहां से यहां तक क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, सी। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर हुआ तो क्या हो जाता, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता, और प्लस सी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, सिंपल। तो कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल मैं f देता हूं, f इज इक्वल टू -2y प्लस 3j प्लस k। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड f इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1, सिंपल, कितना आसान है, करेक्ट ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहा तो आप सोचेंगे यार इसका मैग्नीट्यूड कैसा निकालेंगे, समझ में आ गया ना कैसे निकालना है। ये पूरे फिजिक्स में रहता है, काम में आता कभी कभी आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम सीधा हम कर लेंगे। अगर दो रहे तो उन दोनों को हम कर लेंगे, z और k रहे तो z और k के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके रूट निकाल लेंगे ऐड करके, समझ आ रही बात। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। नल वेक्टर और वाइड वेक्टर, नल वेक्टर और वाइड का मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी। ओनली मैग्नीट्यूड क्या रहता है इसमें, सॉरी ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना रहता, 0, ठीक है। नहीं, ये कैसा मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब आप ये मत सोचिए कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता, 0, डायरेक्शन तो दोनों में है। तो जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो फिर डायरेक्शन कहां से आता, नहीं। अब बोलेंगे आप कि वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 0 इंटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ जाता ना, तो डायरेक्शन कहां से आ गया। अब आप सोचिए कि एक रेस हो रहा, ठीक है, एक रेस हो रहा है रैंप पे, कहीं पे भी इंसान दौड़ रहे, उसमें इंसान ही दौड़ेंगे, जानवर भी दौड़ते, मुर्गियों को भी रेस होती कभी नहीं। तो अभी रेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा उन लोगों ने, 0। किस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं वो आपको मालूम है या नहीं मालूम है, मालूम है। इसका मतलब आपको डायरेक्शन मालूम है लेकिन मैग्नीट्यूड 0 है उस समय। जब आप गाड़ी स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको मालूम है कि गाड़ी किधर जाने वाली है, बिल्कुल, क्यों नहीं मालूम है,
गाड़ी स्टार्ट करे तो गाड़ी नहीं जाती ना, और किधर जाती? आप ही लेके जाने वाला ना। अब बस स्टॉप पे बस खड़ी है, आपको मालूम है ना कि बस किधर जा रही, आप ये मत बोलिए कि नहीं मालूम, नहीं तो फिर चढ़ते कहीं को। मालूम तो तभी तो चढ़ते ना कि हाँ ये इधर जाने वाली है, लेकिन गई नहीं। मैग्नीट्यूड कितना है? 0, लेकिन डायरेक्शन है उसके पास। बिल्कुल समझ में आ गई बात? तो वैसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? नल वेक्टर या वाइड वेक्टर, जिनके पास डायरेक्शन रहता है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहता? 0। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। चलिए अब हम आएंगे इसके एडिशन पे। किस पे आएंगे? एडिशन पे। वही है ना, और क्या है? अच्छा, 2 और हैं। एक्सियल वेक्टर, ठीक है, एक्सियल वेक्टर 2 और हैं, लिख लीजिए। हाँ, इजी है प्रॉपर्टीज उसका। आप 0 को मल्टीप्लाई करिए तो उससे डायरेक्शन मिलता अपने को। अगर नल वेक्टर को अगर आप मॉडुलस निकाल दिए तो 0 हो जाता, क्योंकि इसमें डायरेक्शन हटा देंगे तो 0 हो जाता। ठीक है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर नॉर्मली रोटेशनल मोशन में आता है। किसमें आता? रोटेशनल मोशन में आता। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, रॉड है। इस रॉड को हम जो है ना यहाँ से रोटेट करने वाले हैं। रॉड को हम क्या करने वाले हैं? रोटेट करने वाले हैं। इस रॉड का जो एक्सिस है ना, ये हमारा एक्सिस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये जो एक्सिस है वो किस डायरेक्शन में रोटेट होने वाला है? किस डायरेक्शन में रोटेट होने वाला है? ये 2 डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है, या तो इधर या तो इधर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कौन रोटेट हो रहा? एक्सिस रोटेट हो रहा, इसलिए ये वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर। करेक्ट। इनका भी अपना अलग मैग्नीट्यूड होता। जो एक्सिस का मैग्नीट्यूड, जो एक्सिस रहेगा, तो एक्सिस का तो नॉर्मली मैग्नीट्यूड नहीं होता, एक्सिस घूम रहा ना इसका। ठीक है, तो अगर हम इसमें मेजरमेंट करेंगे आर का, तो आर का तो वो अलग हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा। इसमें जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी ना, इसमें रोटेशन से जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी, रोटेशन से क्या क्या क्वांटिटी इन्वॉल्व होंगी? टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट। टर्न को क्या हो रहा? इसका एक्सेस टर्न हो रहा, तो इसके एक्सेस से जो क्वांटिटी क्रिएट हुई ना, वो क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर्स। वो क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर्स। जैसे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर एक्सिलरेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है कोप्लेनर। कोप्लेनर में कुछ खास नहीं है। कोप्लेनर का मतलब क्या है कि वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पे हो, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन पे हो। तो ये हमारा एक प्लेन है, इस पे हम जितने भी वेक्टर्स बना लें वो सारे के सारे वेक्टर्स क्या होंगे? कोप्लेनर। हाँ, क्योंकि इसी प्लेन पे हमने बनाया ना। एक वेक्टर इधर बना दो, एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, सारे एक ही प्लेन पे बने हुए, तो क्या होंगे? कोप्लेनर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन पे ना, तीनों एक ही लाइन में ना। इसका डायरेक्शन अलग है, अपोजिट में है, लेकिन है तो उसी लाइन पे ना वो। तो ये तीनों वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। करेक्ट। और क्या है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी आप लोग पोजीशन वेक्टर को मैं पढ़ा चुका हूं, अभी इसमें ही बताया था, लेकिन मैंने उसका नाम नहीं दिया था, आप बताएंगे। मान लीजिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। थर्ड जेड वाले को मैं इंक्लूड नहीं करता हूं, बाद में आप लोग इंक्लूड करेंगे तो वो भी इंक्लूड हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। कहाँ पे है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए एंड बी। तो ए कॉमा बी। करेक्ट। अब इसका हमको पोजीशन देखना है। एक्स एक्सिस पे इसका पोजीशन कितना है? ए। वाई एक्सिस पे पोजीशन कितना है? बी। तो ये तो अलग अलग है ना। इसको हम कैसा लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे। ये क्या हो जाएगा?
पोजीशन वेक्टर, ये क्या हो जाता? पोजीशन वेक्टर। लेकिन रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इसका? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तो एल्जेब्रा है ना, ज्योमेट्री से, अगर ये तो ज्योमेट्री है ना हमारा, जो भी हम ग्राफ वगैरह या लाइंस वगैरह जो हम बना रहे हो ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल अगर बनाएंगे तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ओरिजिन से ना, ओरिजिन से हम ये पोजीशन तक हम ये ड्रॉ कर देंगे लाइन, ये वेक्टर हमारा क्या हो गया? इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ये क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर, क्योंकि यही पोजीशन, यही वेक्टर क्या बता रहा है? उसका पोजीशन बता रहा कि वो किस पोजीशन पे है। ये वेक्टर हमारा किस पोजीशन पे है, करेक्ट? हाँ नहीं, डिस्प्लेसमेंट वाला कभी बता रहा हूं, नहीं ये रिजल्टेंट नहीं है, ये रिजल्टेंट नहीं है। तो उस रिजल्टेंट को हम क्या बोलते हैं? सपोज मान लीजिए कि हमने इसका रिजल्टेंट निकाल दिया, क्या? R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता? द फाइनल वैल्यू, जो भी हम ऑपरेशन करते जो उसका वैल्यू आता उसको हम क्या बोलते? रिजल्टेंट। वही ना, एडिशन करके आया तो भी वो क्या होगा? रिजल्टेंट। मल्टीप्लाई होके आया तो भी उसको क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट। कुछ भी आता उसको रिजल्टेंट ही बोलेंगे ना। रिजल्टेंट तो एक नॉर्मल वर्ड है ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर? रिजल्टेंट क्या है? नॉर्मल वर्ड है। अब अगर पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन का मतलब क्या है? ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पे है, ये इसका पोजीशन होगा। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, ये इसका पोजीशन। इसके लिए हमको क्या करना है? आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, जिसको आप रिजल्टेंट वेक्टर बोल देते, ठीक है ना, जिसको आप क्या बोल देते? रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे वो क्या है? पोजीशन है ना उसका। समझ में आ रही बात? अरे वही है, रिजल्टेंट वेक्टर ही है। मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप डायरेक्ट सुनना चाह रहे किताबी लैंग्वेज। वो रिजल्टेंट ही है वो, लेकिन उसको हम रिजल्टेंट क्यों बोले? रिजल्टेंट तो एक कॉमन वर्ड है जो हम किसी के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक क्या वर्ड यूज करेंगे? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का लेंथ ही रिजल्टेंट है इसका। लेकिन रिजल्टेंट तो हर वर्ड चीजों में यूज होता ना, वो दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका भी तो रिजल्टेंट आता ना। लेकिन यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड नहीं कर रहे ना, हम इसका पोजीशन डिस्क्राइब कर रहे ना, और पोजीशन वेक्टर ही उसका रिजल्टेंट है ना, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट एक वर्ड है, उसको हम बार बार क्यों यूज करें? नहीं, हर वेक्टर में पोजीशन नहीं आता। नहीं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लीजिए है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा, ये F, इसका लेंथ कितना है? 4। लेंथ कितना है? 4। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। किधर? टूवर्ड्स वेस्ट। क्या पोजीशन वेक्टर है? नहीं है। फिर समझ में आ रही बात? एक वेक्टर कहाँ है, दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मान लीजिए इसका लेंथ कितना है? 2। तो ये F1 है, ये F2 कितना हो जाता? 2 न्यूटन। किधर? टूवर्ड्स वेस्ट। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों को मैट कर देंगे। समझ में आ रही बात? रिजल्टेंट एक वर्ड है ना, जो हमारा रिजल्ट आता है हम उसको रिजल्ट बोलते हैं। यहाँ पे हमारा रिजल्ट इसका पोजीशन डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे हमारा रिजल्ट इसको टोटल फोर्स डिस्क्राइब कर रहा है। तो दोनों का रिजल्टेंट नाम है, लेकिन दोनों जगह वो रिजल्टेंट अलग अलग है ना। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है? टोटल फोर्स। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है? टोटल अप्लाइड फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये रिजल्टेंट क्या है? द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम रिजल्टेंट वर्ड क्यों यूज करें? उसको हम थोड़ा और प्रिसाइज करें ना। समझ में आ रही बात? क्लियर ना? तो रिजल्टेंट मत बोलिए फिलहाल, रिजल्टेंट हम बाद में बोलेंगे जब एडिशन वगैरह करेंगे। तो हम रिजल्टेंट बोले या कुछ भी बोले, है तो एक ही चीज वो, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? अंडर रूट, ये इसका डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसका? वेक्टर का नहीं, ये डिस्टेंस ये बता रहा कि ओरिजिन से वो कितने डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, वो उसका पोजीशन बता रहा, वो उसका पे क्या बता रहा? पोजीशन बता रहा। मान लीजिए कि एक पोल है थोड़े डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से मेहदीपट्टनम जो है कितने डिस्टेंस पे है? 1 किलोमीटर।
तो 1 किलोमीटर ये मेहदीपट्टनम का पोजीशन बता रहा है या वेक्टर है? पोजीशन बता रहा। तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर, क्योंकि उसके पास एक डायरेक्शन है। मेहदीपट्टनम के पोजीशन के लिए डायरेक्शन तो है ना उधर, कि इस डायरेक्शन में तो 1 किलोमीटर है वो। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर हमने वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया तो वो पोजीशन से चेंज होके क्या हो जाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। करेक्ट? कोई डाउट है? वो पोजीशन किस में कन्वर्ट हो जाता? डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाता। बात है वही है। वेक्टर क्या है? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन आ जाता। तो पोजीशन भी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? डायरेक्शनल क्वांटिटी है। तो ये भी वेक्टर है, वो भी वेक्टर है। वो सिर्फ उसके पोजीशन को बता रहा है कि कहाँ पे है, और आपने जब ट्रैवल कर लिया तो वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया वो। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक नहीं है। क्लियर ना? करेक्ट? तो अब और क्लियर हो जाता है यहाँ पे। मान लीजिए, अच्छा इसको देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे इसका डिस्टेंस a1 था और ये क्या था? b1। ये थोड़ा सा मूव कर दिया और मूव करके यहां आ गया। पहले इनिशियली कहां पे था? इस पॉइंट पे था, बाद में कहां चला गया? ये वाले पॉइंट पे चला गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? हाँ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये हमारा क्या है? a2, और ये क्या है हमारा? b2। करेक्ट? तो फिलहाल r1 वेक्टर क्या हो जाएगा? a1i j2। r2 क्या हो जाता? a2i प्लस b2j। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट, ये इसका फाइनल पोजीशन है और ये क्या है? इनिशियल पोजीशन। दोनों पोजीशन वेक्टर है। ये भी हमारा पोजीशन वेक्टर है r2। ये क्या है हमारा? r2। और ये क्या है पूरा का पूरा? सॉरी, ये b2 नहीं है, b2 ये है। ठीक है, क्लियर? हाँ हाँ, a2 पूरा का पूरा है। ठीक है, नीचे आया ना, ये y पे नीचे आ गया ना, तो b2 ये थोड़ा सा है और ये क्या है? b1 है। पूरा का पूरा क्या है? b1, और ये क्या है? b2। करेक्ट? कोई डाउट? क्लियर? अब एक बात बताइए मेरे को, एक बात, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन। ये पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है? पोजीशन। यहां पे था, ये यहां से यहां चला गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाता? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। अब ये डिस्प्लेसमेंट बन गया क्योंकि वो ट्रैवल करा वो। ये क्या है? सिर्फ इसका पोजीशन बता रहा कि किधर खड़ा है वो, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये होता ना डिस्प्लेसमेंट। फाइनली कहां गया और कहां से स्टार्ट करा। तो अगर हम वेक्टर को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाता? a2 माइनस a1 i प्लस b2 माइनस b1 इंटू i इंटू j। मतलब मैं समझा नहीं। तो ये r डिस्प्लेसमेंट होता नहीं, पोजीशन बता रहा उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा। ये यहां से यहां तक गया थोड़े, वो वहां पे खड़ा है वहां पे। ठीक है ना? बात समझ में आ रही? जैसे आपसे कोई 2 किलोमीटर दूर कोई आदमी खड़ा है, तो वो आपका, आपसे उसका पोजीशन है ना कि 2 किलोमीटर ये डायरेक्शन में है वो। आपने पोजीशन ट्रैवल करा, डिस्टेंस ट्रैवल करा नहीं ना, वो उसका पोजीशन है। पोजीशन अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, दोनों अलग अलग चीजें। पोजीशन सिर्फ पॉइंट का पोजीशन डिस्क्राइब करेगा कि वो किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है ना? डिस्टेंस का मतलब या डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपने उसको ट्रैवल करा, आपने पोजीशन को क्या करा? चेंज करा। पोजीशन अलग चीज है, पोजीशन को चेंज करना अलग चीज है। मेहदीपट्टनम एक पोजीशन है, टोली चौकी एक पोजीशन है। वो जो पोजीशन को चेंज करेगा वो क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करता बीच में। अब समझ में आई ना? ये अलग अलग पोजीशन है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हम कर देंगे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता। और यहाँ पे भी वही दिख रहा है अपने को। ये क्या है? a2 माइनस
A1, टोटल A2 है, ये A1 है, तो ये क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, टोटल B1 है, टोटल क्या है B1, ये क्या है B2, तो ये क्या हो जाता A1 B1 माइनस B2। और ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो B1 माइनस B2 रहने दो या B2 माइनस B1 रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो दिख रहा ना आपको D इज इक्वल टू यही आ रहा, ये I पे और ये J पे, फाइनल भी हमारा वही आया था, ठीक है। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों एक में ही हो गया, क्लियर।